नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मापन का जो आप पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग लेकर आए हैं। आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि आपने जो बीमा उमा निकालनी होती है किसी भी राशि का, उसका कैसे आप निकालते हैं इसके बारे में आपने सीखा था। और आपने वहाँ पे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता ये भी निकालना आपने सीख लिया था। आज आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण जो मात्रक होते हैं उनके बारे में सीखेंगे और कुछ राशियों के बीच हम कंपेयर भी करना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज की जो टॉपिक है उसमें लास्ट में जो मैं आपको देने वाला हूँ उससे क्वेश्चन बन के आते हैं 100%, तो उनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखें, आपने लास्ट वीडियो में दूरी और विस्थापन का तो अंतर देख लिया था। आज हम पहले चाल और वेग का अंतर देखेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखें, अब वैसे जनरली अगर हम ये कहें कि भाई चाल और वेग में क्या अंतर है तो कुछ भी नहीं है, बट फिजिक्स की दृष्टि से इन दोनों में अंतर है। ठीक है ना? वो क्या है कि चूंकि आप जब चाल बराबर लिखते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। वहीं पर जब वेग का फॉर्मूला आप लिखते हैं तो हो जाता है विस्थापन विस्थापन बटे में समय। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहीं से अंतर आ जाएगा, यानी कि दूरी और विस्थापन में जो अंतर है वही अंतर आपका किस में आने वाला है? चाल और वेग में। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो आप देख लीजिए, मात्रक अगर इसका निकालोगे कि इसका जो मात्रक है वो तो मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ भी सेम होगा, मीटर पर सेकंड होगा, कोई अंतर नहीं है मात्रक में। लेकिन अब जो होगा, अब जो अंतर आएगा वो सिर्फ दूरी की वजह से और विस्थापन की वजह से आएगा। तो आप दूरी को क्या पढ़े थे कि यह एक अदिश राशि है, तो ये भी है, चाल भी एक अदिश होगी। विस्थापन में आपने क्या पढ़ा था कि विस्थापन सदिश होता है, तो मतलब वेग भी सदिश होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपने कहा था कि भाई दूरी या तो धनात्मक होगी या फिर शून्य होगी, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये धनात्मक होता था, मतलब विस्थापन धनात्मक होता था या शून्य होता था या फिर आप कहते थे ऋणात्मक होता था। तो मीन्स कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो अंतर दूरी और विस्थापन में है वही अंतर आपका चाल और वेग में होगा। बात क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना? अगर दूरी और विस्थापन में आप अंतर जानते हैं तो चाल और वेग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अंतर पहचानने में। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? अच्छा, अब चलते हैं इसके आगे। अब दोस्तों देखिए, अब क्या आप करोगे, एक और ले लो। आपने द्रव्यमान पढ़ा है और आगे चलकर भार भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हम द्रव्यमान और भार में भी अंतर को देख लेते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। बात समझ में आ रही है? तो द्रव्यमान में आपने कहा था, मैं इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी कि यह जड़त्व का माप है। बात समझ में है? यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो जड़त्व का माप होता है। या आपने ये पढ़ा था कि जो वस्तु के अंतर्निहित जो परमाणु या आणविक मात्रा होती है, आणविक मात्रा किसका? वस्तु। ये पेन देख रहे हो ना, ये वस्तु है। इस वस्तु के अंदर जो इसकी आणविक मात्रा होगी वही जो है कि द्रव्यमान कहलाता है। तो किसी वस्तु के अंतर्निहित आणविक मात्रा का जो परिमाण होगा उसी को आप क्या कहते हो? द्रव्यमान कहते हो। थोड़ी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद भार पे आते हैं। तो भार को क्या पढ़ोगे कि पृथ्वी द्वारा, जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल। बात समझ में आ गया? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो बल होगा उसी को आप क्या कहोगे? भार कहोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
द्रव्यमान और भार में आप तो वैसे अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई जनरली अगर हम कहें भार वो भी वही होता है, द्रव्यमान भी वही होता है, मगर फिजिक्स की दृष्टि से दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान क्या होता है, जो वस्तु के अंदर निहित आणविक मात्रा होता है उसका जो परिमाण होता है वही तो भार है, और सॉरी द्रव्यमान है। और पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर खींच रही होती है वो उसका क्या होता है, वेट होता है, यानी कि भार होता है। ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो भार को तो आप m से दिखाते हैं, लेकिन और सॉरी द्रव्यमान को आप m से दिखाते हैं और इसको आप w से दिखाते हैं। यहाँ पर जो m होगा वो आणविक मात्रा होगा, आणविक मात्रा का परिमाण। बात समझ में आए? द्रव्यमान क्या होगा, आणविक मात्रा का परिमाण, लेकिन जो वेट होगा वो होगा mg। mg समझ रहे हैं ना, जो द्रव्यमान है और उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा उनका जो गुणनफल होगा वही उसका भार होगा। अब बात समझ में आ गया? क्लियर है ना कि ये w जो है mg के बराबर है। बात समझ में आया? और mg में आप देखोगे कि m अगर हम समझे एक्चुअल में तो यही होता है, लेकिन आप जब रैखिक गति करते हो तो ma पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आगे पढ़ेंगे भी, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे। तो ma होता है, तो ma क्या होता है, बल होता है। तो मीन्स आप कह सकते हो कि जो भार होता है ये बल होता है। बात समझ में आ गया? क्या होता है, बल होता है। और कौन सा बल? पृथ्वी द्वारा लगाया गया वस्तु पर। बात समझ में आ गया? पृथ्वी जो भी बल वस्तु पे लगाती है उसी को आप भार कहते हो। अब देखिए इसका जो मात्रक होगा, मात्रक वो तो आपका केजी होगा, लेकिन इसका जो मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप कह सकते हो न्यूटन। क्या कह सकते हो? न्यूटन। न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया? तो भार का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ये बात क्लियर हो गया? तो अब देखो द्रव्यमान आपने पढ़ा है कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि आपने मूल राशि पढ़ी थी ना, तो मूल राशियां सभी की सभी क्या होती हैं, अदिश होती हैं, ये बात आप जानते हैं। तो ये अदिश राशि हो गया द्रव्यमान, लेकिन यहीं पर ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा। बात समझ में आ गया? तो अब आप जान गए हैं सदिश होगा, तो इसका मतलब ये केवल पॉजिटिव और जीरो होगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव भी होगा, जीरो और निगेटिव भी होता है। मीन्स भार मतलब कम बेसी भी होता है। बात समझ में आ रहा है? एक ही वस्तु का भार जो होगा हर जगहों पे बदलता रहेगा, लेकिन भार और सॉरी द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। बात समझ में आया? तो अगला पॉइंट क्या निकल के आया कि द्रव्यमान निश्चित होता है, निश्चित होता है, और आपका जो भार होता है वो कैसा होगा, अनिश्चित होता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? क्लियर बात समझ में आ रही है? तो आप ये बिल्कुल समझ गए कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। आप देखिए जैसे आपने कभी यूरिया की बोरी को देखा होगा, यूरिया की बोरी पे आपको क्या लिखा होता है, उस पर 50 kg नेट वेट लिखा होता है, लेकिन नीचे उसके एक कॉलम बनाई जाती है और उस कॉलम में अलग अलग राज्यों के नाम लिखे होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, ऐसे आपको नाम लिखे होते हैं, और उसके नीचे उनका वेट लिखा होता है। किसी में 50 kg 1 ग्राम, किसी में 50 kg 200 ग्राम, किसी में 49 kg 900 ग्राम, ऐसे वेट लिखे होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जैसे हम राज्य चेंज करते हैं वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कुछ कम बेसी हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर वेट कुछ कम बेसी हो जाएगा, लेकिन इसका नेट वेट कितना है, 50 kg है। ये बात समझ में आ गया? क्लियर बात समझ में आ गया? तो आप याद रखिएगा द्रव्यमान हमेशा निश्चित होगा और भार बदलता रहेगा। अब देखिए आप जमीन पर मान लीजिए 60 kg के हैं, अभी कितने kg के हैं, 60 kg के हैं पृथ्वी पर। अगर आप चले जाएं मून पे, तो मून पर आप वहीं 10 kg के हो जाएंगे, मतलब आपका जो वेट यहाँ 60 kg था, मून पे अब 10 kg ही रह जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो आणविक मात्रा थी, जो आणविक मात्रा का जो परिमाण था, यूं मीन कह सकते हो कि जो आपका द्रव्यमान था वो हमेशा सेम रहेगा, आप चाहे पृथ्वी पर रहें या आप चंद्रमा पर चले जाएं। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर बात समझ में आ गया होगा?
अब आगे देख लेते हैं। तो देखे दोस्तों, आपने द्रव्यमान भार तो देख ही लिया। अब क्या देखना है हमको, अब हम कोटिमान को सीखेंगे कि कोटिमान होता क्या है। तो कोटिमान क्या होता है इसको आप समझ लो, कोटिमान, ठीक है ना। तो कोटिमान क्या होता है, कह रहा है कि देखिए अब थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा रटना नहीं है, हमको समझना है। मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दिया 123, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो अब इस संख्या को अगर आप 10 की घात में बदलो, तो 10 की घात में बदलते हैं तो देखो एक क्या करते हैं, 10 की घात में बदलने के लिए ये पूरी की पूरी संख्याएं उतार लेते हैं और पहली संख्या के जस्ट बाद दशमलव लगाते हैं और गुणे में 10 की घात देते हैं। और कितनी घात देते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हों, या आप कह लीजिए दशमलव जहां था पहले तो कहीं नहीं है तो यहाँ पर है, बात समझे। यहाँ से जितने स्थान आगे आया तो आप कहोगे 2 स्थान आगे आया तो वो 2 पावर आप दे दोगे। बात समझ में आ रहा है। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि अगर दशमलव संख्या के दाएं साइड है, बाएं आया पावर प्लस में गया। अगर मैं कहूँ 0.0072 ऐसे रहे और इसको कहा जाए 10 की घात में बदलने के लिए, तो आप 7.2 इंटू 10 की पावर अब क्या लिखोगे, देखो दशमलव यहाँ है और यहाँ से आप यहाँ ले जा रहे हो, कितने अंक आगे जा रहा है, यानी दाएं की ओर जा रहा है। तो 1 2 3 4, तो 4 पावर दोगे लेकिन माइनस में दोगे। ये 2 बात समझ में आ गया है। इसको आप वैज्ञानिक पद्धति में नोटेशन करते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में आप किसी राशि को कैसे नोट करते हो, तो ये वैज्ञानिक पद्धति होती है, ठीक है ना। इस संख्या को आपको बनाना है तो आपको हमेशा याद रखना है वैज्ञानिक पद्धति में कि दशमलव के पहले केवल एक ही अंक होना चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, वो भी वैल्यूएबल, मतलब 0 नहीं, कोई अंक हो। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद वो जितने अंक आगे आया है उतना आप उसकी घात दे दोगे। लेकिन अगर वह दाएं से बाएं आया तो घात प्लस में दोगे, और यदि वो बाएं से दाएं की ओर गया, देखो यहाँ पर दशमलव है यहाँ पर, और यहाँ से वो यहाँ पर आया यानी 7 के बाद आया है, तो मतलब ये बाएं से दाएं की ओर जा रहा है तो पावर आप माइनस दोगे। और कितना दोगे, जितना कि ये अंक है। ये 2 बात समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गया। अब हम कोटिमान समझते हैं कि कोटिमान क्या है। तो कोटिमान क्या था, ये देखो एक राशि है, ये संख्या है तो क्या है, एक राशि है, ये बात समझ रहे हैं। तो जब ये राशि है, इस राशि को, ठीक है ना, इस राशि को हमने किसके निकटतम बना दिया, 10 की घात। बात समझ में आ गया, 10 की घात के निकटतम बना दिया। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो, किसी राशि को जब हम 10 की घात के निकटतम रूप में लिख दें, बात समझिएगा, जब किसी राशि को 10 की घात के निकटतम रूप में लिख दें तो वही 10 की घात में प्राप्त वैल्यू ही कोटिमान कहलाता है। बात समझ में आ गया, समझ पा रहे हैं ना, कि जब किसी राशि को 10 की घात में 10 की घात के निकटतम मान के रूप में जब आप नोट करते हो तो 10 की घात में प्राप्त राशि क्या कहलाती है, कोटिमान कहलाती है। तो परिभाषा आप क्लियर हो गया ना, अब तो डाउट नहीं रहना चाहिए। अब ये भी राशि है, इसको भी हमने 10 की घात में मतलब निकटतम घात में हमने क्या किया है, नोट किया है। तो ये जो आया है यही क्या कहलाएगी, कोटिमान कहलाएगा। बात समझ में आ गया, कोटिमान आप समझ गए ना। लेकिन अब एक बात याद रखनी है कि जो ये वैल्यू आती है, ये 10 के अलावा ये जो वैल्यू आती है इसकी तुलना 3.16 से किया जाता है। अगर ये वैल्यू 3.6 से अगर अधिक है तो उसकी 10 की घात में +1 कर देंगे। बात समझ में आया, यहाँ पर इसकी 10 की घात कुछ भी था उसमें +1 कर देंगे। बात समझ में आ गया। और यदि 3.16 से अगर वैल्यू कम है या बराबर है, बात समझिएगा, कम है या बराबर है तो 10 की घात जो थी वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। किस कंडीशन में, कोटिमान बताने में। किसको बताने में, कोटिमान अगर आपको बताना होगा तो 2 कंडीशन होती हैं। जो भी राशि होगी उसको आप 10 की घात में बदले
और 10 की घात में अगर आप बदल रहे हो और ये वैल्यू 3.16 से कम है तब तो वही कोटिमान होगा, और अगर ये अधिक है तो 1 बढ़ा दोगे। अब जैसे इसको देख लो तो ये 3.16 से कम है, तो इसका मतलब इसका जो कोटिमान होगा, कोटिमान क्या होगा, 10 की घाते 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और इसको देखो, ये वैल्यू इससे अधिक है, 3.16 से 7.2 अधिक है कि नहीं है भाई? 3 से 7 अधिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो जब अधिक है तो इसका जो कोटिमान होगा, इसका जो कोटिमान होगा वह 10 की घाते -4 में 1 बढ़ा दो तो 10 की घाते -3 हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आ गया होगा? बढ़िया से समझ गए होंगे ना आप कि कोटिमान क्या होता है और कैसे लिखा जाता है और आप कैसे बताओगे, ठीक है ना? एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि आप कभी केयर किए कि ये 3.16 से हम क्यों तुलना करते हैं? कभी केयर किया होगा आपने? भाई हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने, 9th में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में, इंटर में भी कुछ देखा होगा। मतलब जैसे भी आगे बढ़ते हैं कोटिमान हमेशा आपको देखने को मिल जाता है। इवन आप कंपटीशन में भी आ गए, इसको देखना तो लाजमी है। लेकिन ये कभी सोचते हैं कि ये 3.16 आता कहाँ से, क्यों हम इसी से तुलना करते हैं? नहीं मालूम ना? मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम इसकी तुलना कहाँ करते हैं कि जब करड़ी में 10 का मान निकालोगे ना, 10 का वर्गमूल निकालते हो तो यही 3.16 आता है। तो 10 की घात में बदल रहे होते हो आप, इसीलिए 10 की घात यानी कि 10 का वर्गमूल अगर निकालो तो यही आएगा लगभग, इसीलिए हम इसी से तुलना करते हैं और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया कोटिमान? तो अब आगे हम देख लेते हैं, ठीक है ना? अब जो हम आगे देखेंगे दोस्तों, अब क्या होगा कि हम कुछ जो इम्पोर्टेंट मात्रक है, ठीक है ना, जो मात्रक हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है ना? और कुछ उपकरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अमीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया, टेरीमीटर हो गया, मतलब अल्टीमीटर हो गया, ठीक है ना, ग्रामोफोन, मतलब समझ रहे हैं ना? ये सारे जो उपकरण हैं इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आता है इनको मात्रकों के लेकर। जैसे कह दिया कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, ये सवाल आ चुका है, तो आप क्या बताओगे? तो अगर जानकारी होगी कि भाई एक 159 होता है तो बता दोगे कि भाई 159 लीटर होता है, तो वो याद रखना पड़ेगा। इसके उसमें कोई ना ट्रिक है ना कोई नियम है। हाँ, एक नियम मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जो सेंटीमीटर किलोमीटर अगर नापते हैं तो वो आप बार बार भूल जाते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर होगा। इस चीज का मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बाकी चीजें हम आगे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना? तो चले दोस्तों, अब देख लीजिए, आपको एक सिस्टम कविता बस याद रखनी है। इसमें करना क्या है, जैसे मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बात समझे? ये आपको बस टेबल याद रखना है कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, या कह सकते हैं मिली सेंटी डेसीग्राम और डेका हेक्टो किलोग्राम। लीटर में करना होगा मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। बात समझ में आ गया? ये चीज आप समझ गए, ये बस आपको याद रखना है और फिर आप सब बताने वाले हैं। कुछ भी आपसे कोई पूछेगा आप बताएंगे। तो आपको इतना तो मालूम होगा कि आप जब दाएं से बाएं की ओर चलते हैं तो आपकी जो ये मात्रक है, जो यूनिट है, ये बढ़ती जाती है, यानी इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, यानी बड़ा होता जाता है। लेकिन जब इधर से आप इधर जाओगे तो ये मात्रक छोटे होते जाते हैं। तो दो कंडीशन बने, तो दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर है, इसमें कितना मीटर होगा, तो देखो किलोमीटर और मीटर, तो हमेशा बड़ी वाली राशि को टारगेट करोगे। तो बड़ी वाली राशि किलोमीटर, किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप 1 लिखो। और मीटर कहाँ है आपका, यहाँ पर है मीटर, यहाँ पर। तो मीटर तक कितने कॉलम दिख रहे हैं उतने आप 0 डाल दो। बोलो, बात समझ में गया? मीटर के नीचे 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, और जिसको पूछा उसके नीचे 1, तो 1000 दिखा। आप कहोगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। बोलो, समझ में आ गया? अब उसके आगे अगर चला जाए,
जैसे कह दिया भैया 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, आप जानते होंगे लेकिन मैं आपको तरीका सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप सीख जाएं। तो देखो मीटर के नीचे कहाँ है 1 लिखो, सेंटीमीटर तक आप 0 भर दो, मतलब जितने डब्बे आपको दिख रहे हैं उतने 0 भर दो, तो 100 दिख रहा तो लिख दोगे 100 सेंटीमीटर। बोलो ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि भाई 1 डेका मीटर जो होता है, 1 डेका मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, अब देखो यहाँ पर आप थोड़ी सी सोचोगे तो डेका कहाँ दिखा, ये रहा। अब यहाँ 1 लिखो, बाकी मिलीमीटर तक अब 0 बताओ तो आपको दिखेगा कि 10,000। बात समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है आपसे अगर छोटे में पूछे कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या आपसे चलो सेंटीमीटर पूछ दिया, तो अब देखो हमेशा बड़े को ही मानोगे, तो सेंटीमीटर कहाँ है तो आप कहोगे ये रहा सेंटीमीटर, मिलीमीटर कहाँ है ये रहा तो 10 तो होगा, लेकिन छोटे में बड़ा को पूछ रहा है, मतलब अब इधर से आप इधर वाले को पूछ रहा है, बात समझे, बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी हमेशा क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, 1/10 कर दोगे, या इसे कह सकते हो 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर बात समझ में आ गई। अगर मैं कह दूं कि भाई 1 मीटर में, ठीक है ना, या 1 सेंटीमीटर में आपसे पूछ दिया कितना हेक्टोमीटर होता है, कितना हेक्टोमीटर होता है, तो देखो हेक्टो कहाँ दिख रहा है, ये रहा, और यहाँ से मीटर कहाँ तक जाना है, सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो मिले तो 1/4 कर दो 0, तो यह कर सकते हो 10 की पावर -4 हेक्टो। बोलो बात समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से और भी कुछ मात्रक हैं जिसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, और आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ओके। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे ये लंबाई का सबसे पहले मात्रकों को हम देख लेते हैं, लंबाई के मात्रक क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप एक खगोलीय इकाई देखिए, एक खगोलीय इकाई में क्या होता है 1.495 × 10 की पावर 11 मीटर होता है, ठीक है ना, और एक लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे 3.084 × 10 की पावर 16 मीटर, या कह सकते हो 3.26 प्रकाश वर्ष। ये याद रखना कि एक पारसेक और प्रकाश वर्ष में संबंध में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखना एक पारसेक में आपका 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर 6 मीटर होता है, एक नैनोमीटर में 10 की पावर 9 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर 10 मीटर होता है, और एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, या आप कह सकते हो कि 0.0254 मीटर होता है। या एक फुट में चलें, एक फर्मी मीटर, एक फर्मी जो मीटर होता है आपका, इसमें होता है 10 की पावर -15 मीटर, और एक गज में आपका होता है 3 फीट, या आप कह सकते हो 0.9144 मीटर होता है, और एक फीट में होता है 12 इंच, या आप कह सकते हो 30.48 सेंटीमीटर। ये याद रखना कि एक फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है, या आप कह सकते हो 0.3 मीटर होता है। ये याद करने वाली चीज़ है। एक मील बराबर आपका होता है 1.6034 किलोमीटर, और एक नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर। दोस्तों जो मील होता है वो क्या होता है कि स्थलीय दूरी नापने के काम आता है, लेकिन जो नॉटिकल मील होता है ये समुद्री दूरी नापने का कार्य करता है। बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, और एक नॉटिकल जो मील होता है उसमें 1.15 मील के बराबर होता है। बात क्लियर हो गया। लंबाई संबंधित आपने मात्रक देख लिया, इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल के मात्रक। तो क्षेत्रफल के मात्रक में देखिए, क्षेत्रफल मतलब खेत होता नापना होता है, तो इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है, एक हेक्टेयर में 100 एयर होता है,
और आप कह सकते हो 2.471 एकड़ भी कह सकते हैं 1 हेक्टेयर में, या आप कह सकते हैं 10,000 वर्ग मीटर भी होता है। ये एग्जाम में आ चुका है, आप देख रहे हैं, और इसे याद कर लीजिएगा। और 1 वर्ग मील जो होता है वो 640 एकड़ के बराबर होता है। और 1 एकड़ में कितना होता है जी? 48-40 वर्ग गज आप कह सकते हो, या कह सकते हो भैया 40-47 वर्ग मीटर भी कह सकते हो 1 एकड़ में होता है। और उसके बाद अगर 1 वर्ग गज की बात की जाए तो आप कहोगे 1 वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होता है, या कह सकते हो 0.83 मीटर स्क्वायर होता है। उसी तरह एक बार्न बराबर 10 की पावर माइनस 28 वर्ग मीटर होता है। ये भी क्षेत्रफल, ये याद रखना, बार्न कभी आ जाएगा कि बार्न का प्रयोग हम किस इकाई के लिए करते हैं, मतलब किसे मापने के लिए करते हैं? दूरी को, क्षेत्रफल को, आयतन को, या फिर कोई कह दिया द्रव्यमान को। तो याद रखना ये क्षेत्रफल मापने का कार्य करता है बार्न, ठीक है ना। और ये इसका प्रयोग आप कहाँ करते हो? तो परमाणु नाभिक के बीच, ठीक है ना, का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसको, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको मापने का आप कार्य करते हो, ठीक है ना। और एक बिस्सा में 1350 वर्ग फीट होता है। 1 वर्ग इंच में 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग फुट में 0.09 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग फुट में 0.09 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग गज में आपका 0.83 वर्ग मीटर होता है। बात समझ में यहाँ तक आ गई। अब हम कुछ द्रव्यमान के मात्रकों को देख लेते हैं। तो द्रव्यमान के मात्रकों में दोस्तों देखो, 1 औंस ये विदेशी मतलब कि यूनिट है, जहाँ पे औंस में नापा जाता है, पाउंड में नापा जाता है। तो 1 औंस में लगभग 28.35 ग्राम होता है, और 1 पाउंड में 16 औंस होता है, या आप कह सकते हो कि 0.4536 किलोग्राम होता है। बात समझ में आ गया। और वहीं कहा जाए कि 1 किलोग्राम में कितना जो कि पाउंड्स होता है, तो 2.205 पाउंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। अब 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, या आप कह सकते हो 10 क्विंटल होता है। आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम होता है, या आप कह सकते हो कि 10 की पावर -6 किलोग्राम होता है। या 1 कैरेट में पूछ रहा है कि 1 कैरेट कितने के बराबर होगा, तो ये होगा 205.3 मिलीग्राम, जिसे आप सोना या हीरा को मापते हैं, ठीक है ना। और 1 MU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जिसे आप कहते हो, उसके बराबर होता है कितना? 1.66 गुणे 10 की पावर -27 ग्राम। बात समझ में आ रहा है। अब एक चंद्रशेखर सीमा की बात की जाए कि 1 चंद्रशेखर सीमा कितने के बराबर होता है, तो आप कहोगे 1.44 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। और आप याद रखिएगा कि यदि किसी भी तारे का ये चंद्रशेखर सीमा से तारे का जो द्रव्यमान होगा अगर कम है, तो वह जो होता है कि एक श्वेत तारा कहलाता है, या कुल तारा कहलाता है, ठीक है ना, जो जिसकी लाइफ धीरे धीरे समाप्त होने वाली होती है। और अगर उसका मतलब उस तारे का द्रव्यमान इस चंद्रशेखर सीमा से अधिक हुआ तो उसे रेड जाइंट यानी कि लाल दैत्य के नाम से जाना जाता है। वो ये दोनों की स्थितियां किसी तारे के ईंधन यानी कि उसके अंदर जो जलने वाला ईंधन होता है उसके समाप्त होने पर ये स्थितियां आती है। और इसकी खोज हमारे भारत के वैज्ञानिक जो है कि चंद्रशेखर जी ने किया था, इसीलिए इसका नाम चंद्रशेखर सीमा रखा गया है, ठीक है ना। और वहीं पर 1 ग्रेन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 64.8 किलोग्राम के बराबर होता है 1 ग्रेन। तो आपने द्रव्यमान के भी मात्रक देख लिए। अब चलते हैं समय के मात्रक को देखते हैं। तो देखिए 1 वर्ष में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं कि 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं। और उसके बाद इसमें ये याद रखने वाली बात है
कि इसमें क्या होता है, सेकेंड तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 12 सौर मास होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। सौर मास का मतलब वही महीने होते हैं। तो थोड़ा सा आपको चकमा देकर कुछ सवाल पूछा जा सकता है, तो आप घबराइएगा मत, इसे कर लीजिएगा कि एक वर्ष में आपके 12 सौर मास होते हैं। उसके बाद एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। चंद्रमास जो 27.3 दिन का होता है, और या आप कह सकते हैं 28 दिन का होता है, ठीक है ना। उसके बाद तो सूर्य मास जो होता है 30 या 31 दिन का होता है। एक सप्ताह में आप जानते हैं कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये भी जानते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, सेकेंड होते हैं, सब जानते हैं। आप 1 मिली सेकेंड को 10⁻³ सेकेंड लिख सकते हैं। नैनो सेकेंड, नैनो आ गया तो 9 आपको बस लगा देना है, -9, PQ आ गया तो -12। एक सौर दिवस मतलब एक पूरा दिन कितने का होता है, 24 घंटे का होता है, आप ये जानते हैं, ठीक है ना। अब जो है हम कुछ दाब के मात्रक को देख लेते हैं। दाब के मात्रक में क्या है कि आप जानते हैं एक बार जो होता है, एक बार एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और दूसरा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को कहते हैं 10 पास्कल, ठीक है ना। बात समझ में है। या कह सकते हो कि एक बार में 760 मिली पाठ्यांक होता है, और 1 मिली बार जो होता है 10 का स्क्वायर यानी कि 100 पास्कल होता है, और एक बार में आप कह सकते हो 760 तार होता है, और एक बार दाब बराबर 10⁶ डाइन पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और पास्कल, एक पास्कल में पूछा जाए तो 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब हम जो है कि लास्ट में हम धारिता व आयतन के मात्रक को देख लेते हैं। तो धारिता और आयतन के मात्रक में क्या होगा कि 1 लीटर में 10⁻³ घन सेंटीमीटर होता है, और कह सकते हैं कि 0.2642 गैलन भी कह सकते हैं, या 1 गैलन में आप कह सकते हैं 3.785 लीटर बोल सकते हैं, और या एक बैरल में पूछा जाए तो 42 US गैलन, या और एक घन फुट की बात किया जाए तो 0.028 घन मीटर कह सकते हैं, या और एक बैरल में पूछा जाए तो 158.981 लीटर, या इसी को आप कह सकते हो 159 लीटर लगभग में, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम जो है कि ताप के मात्रक को हम जो है कि समझेंगे, इसको हम रट्टा नहीं मारेंगे, इसको हम समझेंगे, इसको हम बाद में देखते हैं कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, लास्ट में उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गया दोस्तों। आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया भी होगा, और जो ये आपको यूनिट दिया हूँ ना, ये आपको याद करना है। बात समझ रहे हैं ना, इसमें आपको मतलब ये नहीं है कि बस मतलब कोई ट्रिक या समझाने वाली बातें थी जो हमने नहीं समझाई, ये समझाने की चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ ट्रिक थी जो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, तो आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ से बन के आता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते फिर अगली वीडियो में। और यदि ये वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छा लगा है, तो यार इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।